हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग गैसी नियम की जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT में R का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका है गैस की प्रकृति पर, ऑप्शन बी आपका है गैस की मात्रा पर, ऑप्शन सी आपका है गैस के आयतन पर, और ऑप्शन डी आपका है गैस के ताप पर। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में आपको चेक करना है कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT में R का मान निर्भर करता है। तो PV बराबर nRT में दोस्तों R का मान गैस के दाब व आयतन पर निर्भर करता है। किस पे? गैस के दाब व आयतन पर, गैस के दाब व आयतन पर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन 600 सेमी करने के लिए उसका तापक्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 303 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 576 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, आपको पता है चार्ल्स के नियम के अनुसार V1/T1 बराबर होता है आपका V2/T2। ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। ओके, तो आपको इसमें V1 का जो मान दे दिया है 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 की जगह पर आपको रखना है 300 सेंटीमीटर क्यूब, और बट्टा T1 का मान आपको दे दिया 15 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 15 में 273 आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी जो T1 की वैल्यू होगी केल्विन में 15 प्लस का 273। ओके, V2 का मान आपको दे दिया है 600, T2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो 300 बटे 273 जन 15 कितना होगा? 288 बराबर आपका हो जाएगा 600 बटे T2। 300 से 600 काटेंगे, 2 बार कटेगा, तो यहाँ से आपका T2 का मान आ जाएगा 2 8 16 को 6, 2 8 16 17 के साथ 2 2 4 1 5, यानी जो T2 का मान आ गया 576 केल्विन। लेकिन आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, सारे ऑप्शन सेल्सियस में है, तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो 576 में से 273 आप माइनस करिए, 6 में 3 जाएगा 3, 7 में 7 जाएगा 0, 5 में 2 जाएगा 3, यानी कि 303 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए परमाणुकता पर, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन सी अणुभार पर और ऑप्शन डी संयोजकता पर। तो मैंने बताया था कि किसी भी गैस की जो विसरण दर होती है या तो अणुभार या तो घनत्व। तो दोस्तों, आपका घनत्व तो नहीं दिया है चारों ऑप्शन में, अणुभार दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए बायल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी अवोगाद्रो का नियम और ऑप्शन डी डाल्टन का नियम। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक गैसों को एक पात्र में इस प्रकार लिया जाए कि वो आपस में क्रिया ना करें, तो यह जो कंडीशन होता है
वह डाल्टन के नियम पर लागू होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है। दो गैस दिया है, उनके विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है। ओके, और आगे दिया है गैसों के अनुभार में अनुपात होगा। गैसों के अनुभार में संबंध पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि R1/R2 बराबर √M2 अपान M1 होता है। R1/R2 का मान 2/3 रख दीजिए, तो 2/3 बराबर आपका हो जाएगा √M2 अपान M1। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/9 बराबर हो जाएगा M2 अपान M1। हमको निकालना है अनुभारों का अनुपात। यहाँ पर M2 अपान M1 दिया है, लेकिन निकालना हमको कैसे, M1 अपान M2। तो आपका जो होगा M1 अपान M2 बराबर हो जाएगा 9:4, या कह सकते हैं 9/4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, किसी गैस के विसरण की गति निर्भर करती है। ऑप्शन ए उसके घनत्व के समानुपाती है, ऑप्शन बी इसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती है, ऑप्शन सी इसके अनुभार के समानुपाती, और ऑप्शन डी इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने बताया था कि जो किसी गैस के विसरण की दर आर होती है, अनुभार या घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, मेथेन से भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाए तो कुछ समय पश्चात गुब्बारा ऑप्शन ए छोटा हो जाएगा, ऑप्शन बी बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी पूरी तरह से पिचक जाएगा, ऑप्शन डी अनंत समय में पिचकेगा। तो दोस्तों, मेथेन से भरे एक गुब्बारे को यदि किसी नुकीली सुई से आप छेद कर उसे हाइड्रोजन के ताल में डुबा देते हैं तो दोस्तों जो गुब्बारा आपका होगा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 24 मिली H2 का विसरण 100 सेकेंड में होता है। इसी समय में SO2 के विसरण का आयतन होगा। ऑप्शन ए 0.866 मिली, ऑप्शन बी 76.8 मिली, और ऑप्शन सी आपका 0.375 मिली, और ऑप्शन डी आपको दिया है 4.24। दो गैसें हैं, एक आपका H2 है और एक आपका SO2 है। ओके, H2 का 24 मिली आयतन लिया जाता है और टाइम कितना लेता है, 100 सेकेंड। इसको मैंने मान लिया आपका ए V1 है और ए आपका T1 है। फिर आगे बोला जा रहा है इसी समय में, यानी T1 का मान 100 सेकेंड है तो T2 का मान भी 100 सेकेंड है, क्योंकि इसी समय में बोला है। तो आपको V2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको इसके अनुभार और विसरण दर से R1/R2 का मान निकालना होगा। उसके बाद से हम ग्राहम के विसरण नियम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले R1/R2 का मान देखिए आपका कितना आएगा। R1/R2 बराबर होता है √M2 अपान M1। तो M2 किसका अनुभार होगा, SO2 का। तो आप SO2 का अनुभार निकालेंगे तो कितना आएगा, 32 इसका, अब 32 इसका कितना आएगा, 64। वहीं पर H2 का अनुभार निकालेंगे कितना होगा, 2। तो रख दीजिए R1/R2 बराबर रूट ओवर हो जाएगा 64/2, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 32। तो R1/R2 बराबर रूट ओवर 32 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 4/2/1। अब दोस्तों विसरण दर, आयतन और समय में आपको संबंध पता है कि R1/R2 बराबर होता है V1T2 बट्टे V2T1। ओके, R1/R2 ये कितना रखेंगे, 4/2/1। कितना रख रहा है, 4 कड़ी में
2/1। अब दोस्तों V1 का मान दे दिया आपको 24 रख दीजिए, गुणे T2 का मान कितना है 100, V2 का मान नहीं पता है निकालना है और इसका मान 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो V2 बराबर हो जाएगा आपका 24/4 काटिंग 2, 4 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4.24। ओके, तो आपका जो V2 का मान होगा 4.24 मिली हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यदि क्लोरीन का वाष्प घनत्व 36 मान लें और किसी बर्तन में हाइड्रोजन के 25 मिली आयतन के विसरित होने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो इसी अवस्था में क्लोरीन के 30 मिली के विसरण में समय लगेगा। ऑप्शन ए आपका है 144 सेकेंड, ऑप्शन बी आपका है 184 सेकेंड, ऑप्शन सी आपका है 288 सेकेंड और ऑप्शन डी आपका है 320 सेकेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरीन एक है और दूसरा आपका क्या है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले दो गैसें हैं, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन। ओके, अब दोस्तों क्लोरीन का वाष्प घनत्व दे दिया 36, क्लोरीन का वाष्प घनत्व 36 दे दिया है, तो अणुभार कितना होगा आपको पता है कि अणुभार बराबर होता है आपका 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व। ओके, क्लोरीन का वाष्प घनत्व दे दिया 36, तो 2 गुणे आप 36 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। वहीं पर दोस्तों H2 का भार कितना होगा, H2 का भार जो आपका होगा 2, तो यहाँ से आप R1/R2 का मान निकालेंगे √M2/M1, √M2/M1। तो M2 का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। M1 का मान कितना है 72, तो 72 रख देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा। तो R1/R2 का मान आपका हो जाएगा 1/6। अब दोस्तों आपको पता है कि होता है आपका R1/R2 बराबर V1T2/V2T1। R1/R2 की जगह 1/6 रख देंगे। ओके, अब देखिएगा V1 का मान कितना दे दिया है, V1 का मान आपको दे दिया है 30 मिली। इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 25 मिली आयतन के विसरित होने में 40 सेकेंड, हाइड्रोजन के आयतन के विसरित होने में 40 सेकेंड, यानी जो V2 का मान दे दिया है आपको 25 मिली और जो T2 का मान दे दिया वो 40 सेकेंड। फिर आगे बोला है उसी समय में क्लोरीन के 30 मिली, यानी जो V1 का मान आपको दे दिया है वो 30 मिली। तो दोस्तों क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और बारीकी से पढ़िए। अब दोस्तों इसमें सारे वैल्यू रख दीजिए। तो V1 का मान कितना है आपको 30 मिली, तो यहाँ पर आपको 30 रख देना है गुणे T2 का मान कितना है 40, तो 40 रख देना है। V2 का मान कितना है 25, तो 25 रख देना है गुणे आपको T1 का मान निकालना है, तो यहाँ पर आप T1 रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका T1 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 40 गुणे 6/25। ओके, अब इसको 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 40, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो T1 बराबर आ जाएगा 36 गुणे 8, तो 8 छक 48, 8 3 24, 4 28, यानी जो T1 का मान आएगा 288 सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा, दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 4:6 है, तो गैसों के अणुभारों में अनुपात होगा। ऑप्शन ए 4:8, ऑप्शन बी 9:4, ऑप्शन सी 6:9 और ऑप्शन डी 3:4। तो विसरण गतियों का अनुपात 4:6 दिया, यानी R1/R2 का मान 4:6 यानी 4/6 दिया। ओके, तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी R1/R2 का जो मान आपका आ गया 2/3।
अब दोस्तों अणुभारों में अनुपात पूछ रहा है, तो आपको पता है कि R1 बट्टे R2 बराबर होता है रूट ओवर m2 अपान m1। R1 बट्टे R2 की जगह 2/3 रख देंगे तो 2/3 बराबर हो जाएगा रूट ओवर m2 अपान m1। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/9 बराबर m2 अपान m1। लेकिन दोस्तों ये आपका m2 अपान m1 आया, हमको निकालना क्या है m1 अपान m2, तो आपका हो जाएगा m1 अपान m2 बराबर 9/4 या 9 संबंधे 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि 700 मिमी दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिली है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिली हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। ऑप्शन ए आपका दिया है 350 मिमी, ऑप्शन बी आपका दिया है 175 मिली, ऑप्शन सी आपका दिया है 400 मिमी और ऑप्शन डी आपका दे दिया है 1400 मिमी। तो दोस्तों आपको पता है बायल के नियम के अनुसार, जैसा कि लास्ट में बोला भी गया है ताप स्थिर हो, तो ताप स्थिर किसमें होता है बायल के नियम में। तो बायल के नियम के अनुसार होता है P1 V1 बराबर होता है आपका P2 V2। देखिएगा दोस्तों 700 मिमी दाब पर किसी गैस का आयतन, यानी P1 का मान 700 दे दिया है और V1 का जो मान दे दिया है आपका 200, और उसके बाद से किस दाब पर इसका आयतन 400 मिली हो जाएगा, यानी V2 का मान दे दिया है 400। आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना है P2 का मान। ओके, तो रख दीजिए सारी वैल्यू, 700 गुणे 200 बराबर 400 गुणे P2, 2 दूना 400 तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 350, यानी जो P2 की वैल्यू आ जाएगी 350 मिमी, 350 मिमी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है। ऑप्शन ए पीवी, ऑप्शन बी टीवी, ऑप्शन सी बी अपान आर और ऑप्शन डी भी अपान डी। तो प्यारे दोस्तों चार्ल्स के नियम में क्या होता है, स्थिर दाब पर जो आयतन होता है ताप के अनुपाती होता है, तो यहाँ पर आ जाता है भी अपान टी बराबर कांस्टेंट। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका समझिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए साधारण ताप और दाब पर, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी किसी भी ताप पर। तो दोस्तों माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन शून्य हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि हाइड्रोजन का गुब्बारा का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए बायल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम और ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो दोस्तों हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना चार्ल्स के नियम पर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण की दर अधिकतम होगी। ऑप्शन ए आपका दे दिया है O2 और ऑप्शन बी आपका दे दिया है CO2 और ऑप्शन सी आपको दे दिया है NH3 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है N2। बोला है किसकी विसरण दर अधिकतम होती है। तो आपको पता है कि जो विसरण दर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है रूट ओवर m की, यानी कि अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे पहले अणुभार आपको निकालना पड़ेगा, तो इसका अणुभार कितना होता है 16 दूना 32। इसका अणुभार कितना होगा 12 कार्बन का और 32 आपके ऑक्सीजन का, कितना हो जाएगा 44।
वहीं पर NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन का 17 और हाइड्रोजन का 3, कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 यानी 17। N2 की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 2 भाग लिया गया यानी 28। तो दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं कि जिसका अणुभार कम होगा, जिसका अणुभार कम होगा उसका विसरण दर अधिक होगा, क्योंकि व्युत क्रमानुपाती है, इसलिए जिसका अणुभार कम होगा उसका विसरण दर अधिक होगा। इस तरीके से चारों में सबसे कम अणुभार किसका है? NH3 का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि बायल के नियम में क्या नियत रहता है? तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया था बायल के नियम में स्थिर ताप पर जो आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर जो आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आ जाएगा Vp बराबर कांस्टेंट, यानी इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन ऑप्शन ए भिन्न होता है, ऑप्शन बी समान होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन जो होता है शून्य होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका ये तो 16 हो रहा और ये आपका 17 हो गया। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये पूछा गया है कि गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है। ऑप्शन ए आपका विसरण है, ऑप्शन बी आपका संचरण है, ऑप्शन सी आपका अपसरण है और ऑप्शन डी तापक्रम है। तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया था कि गैसों का वह गुण जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती है उसको हम विसरण बोलते हैं। क्या बताया था? गैसों का वह गुण जिसके कारण गैसों का वह गुण जिससे वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम बोलते हैं विसरण। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका गैसीय नियम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से उसको एक नए वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे कोई चैप्टर हो या किसी भी सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका हम सरल से सरल उपाय ढूंढ निकालेंगे और आपको दोस्तों एक अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कल हम स्टार्ट करेंगे विलयन बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।